Hello everyone, welcome to यूपीएससी जर्नी। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने जैकोबिन क्लब पे ख़त्म करा था, इस पार्ट में हम देखेंगे वुमेन का रोल। उसके बाद हम देखेंगे स्लेवरी का अबॉलिशन एंड एट द लास्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता था एंड किस तरीके से जो हमें राइट्स मिले, वहाँ पर लिबर्टी मिली, वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही थी। एंड फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जो हमारी नेशनल असेंबली थी उससे हट के फिर जैकोबिन आया, फिर डायरेक्टरी आई एंड लास्ट में नेपोलियन बोनापार्टे का इमर्जेंस। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ जो वुमेन है, वुमेन फ्रेंच सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बट उनको जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनको प्रेजेंट नहीं की जाती हैं, उनको दिए नहीं जाते हैं। जो भी उनकी मांगे होती हैं उनको एक तरीके से पैसिव सिटीज़न का ही स्टेटस अलॉट कर दिया जाता है एंड उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो डेवलपमेंट करें, वो पॉलिटिकल बॉडी को एक्वायर करें। इस वजह से जो वुमेन है वो बहुत लंबा स्ट्रगल करती हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी इन सब इवेंट्स में एंड फ्रेंच सोसाइटी में वो होप करती थी कि उनका जो ये इन्वॉल्वमेंट है ये प्रेशराइज़ करेगा गवर्नमेंट को कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ मेजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्योंकि वुमेन जो थे उस टाइम पर वो क्लर्जी और नोबिलिटी अगर उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, कोई वुमेन उस स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो उनको कोई भी बाहर का काम करने के लिए या फिर कुछ अर्न करने के लिए एज अ लिविंग कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। एंड बेसिकली जो थोड़ा बहुत अर्निंग जो वुमेन करती थी वो मिडिल क्लास में करती थी। बेसिकली जब भी उनके जो जो हस्बैंड होते थे उनको या तो किसी ट्रेड के लिए बाहर जाना होता था या फिर आर्मी में जाना होता था, तो उस टाइम पर वुमेन उनका जो भी टास्क है वो संभालती थी। एंड वुमेन को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं थी एजुकेशन के लिए। सिर्फ जो नोबल्स या फिर जो वेल्दियर मेंबर होते थे सोसाइटी के, उन्हीं की डॉटर्स को एक्सेस होती थी कि वो कॉन्वेंट में जाकर पढ़ सकें। एंड जो मैरिजेस होती थी फैमिलीज़ के बीच में वो बेसिकली आपका लेन देन को लेकर या फिर वेल्थ को देखकर की जाती थी। एंड वुमेन को एक तरीके से पैसिव रखा जाता था कि उनका काम जो है वो हाउस होल्ड का ही काम करना है। दे यूज टू लुक आफ्टर द फैमिली। जो वेजेस थे वो, अगर जो वुमेन है वो काम भी करती है तो उनको मेन के बराबर वेजेस नहीं दिए जाते थे। देयर वाज नो इक्वल पे। सो इन्हीं सब मैटर्स को लेकर वुमेन जो है अपने पॉलिटिकल आइडियाज़, अपने इकोनॉमिक जो उनकी ग्रीवेंसेस थी उनको रिप्रेजेंट करती थी। एंड इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब, अपने खुद के न्यूज़पेपर स्टार्ट करे। वुमेन क्लब जो थे वो बहुत सारी डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी में इस्टेब्लिश हुए, जिसमें से फेमस दो जो थे वो थे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। इसमें से जो उनकी मेन डिमांड थी वो थी पॉलिटिकल डिमांड। यहाँ से आपका जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिस्ट आइडिया है वो इस्टेब्लिश होते हैं। ये आइडिया बेसिकली ये है कि जो वुमेन है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल इकोनॉमिक राइट्स, इक्वल सोशल स्टेटस एज मैन, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो उनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि जो वुमेन है वो इंजॉय करे सेम पॉलिटिकल राइट्स जो मैन इंजॉय करती हैं। वो डिसअपॉइंटेड थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर आप उसकी हेडिंग देखोगे तो इट स्टेट की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन। वहाँ पर वुमेन की कोई बात नहीं करी गई है। एंड उस स्टेटस में जो नेशनल असेंबली भी इस्टेब्लिश हुई थी उसमें जो वुमेन थी उनको वोटिंग का राइट नहीं था, उनको एक पैसिव सिटीज़न का स्टेटस अलॉट कर दिया गया था। तो इसके अगेंस्ट में वुमेन डिमांड करती हैं कि उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए। They demand the right to get elected to an assembly and also to hold a political office। इससे समझती हैं कि जब वो एक पॉलिटिकल ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगी तभी जाकर वो अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। वॉज ट्रू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वुमेन का जो स्ट्रगल था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ख़त्म नहीं हुआ। जब रेवोल्यूशन हुआ, रिपब्लिक स्टेब्लिश हुआ, लोगों को राइट्स मिले, मेन को राइट्स मिले, मोनार्क गिर गया, तो उस टाइम पे वुमेन को राइट तब भी नहीं मिले। एंड अगर आप देखें तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई थी उसने जो
नेशनल असेंबली, आपकी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई थी, उसने कई सारे लॉ इस्टेब्लिश करे जिन्होंने थोड़ा बहुत वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करा। जैसे कि उन्होंने स्टेट स्कूल्स को इस्टेब्लिश करा एंड स्कूलिंग कंपलसरी करी सभी गर्ल्स के लिए। उन्होंने ये इस्टेब्लिश करा कि जो फादर हैं वो मैरिजेस में जो वुमेन है, जो डॉटर है उनकी, उनके विल को वो एकदम फोर्स नहीं कर सकते, वो उनको दबाव नहीं डाल सकते फॉर गेटिंग मैरिड। उसके साथ साथ मैरिज जो थी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि जिसमें जो वुमेन एंड मेन है वो अपनी मर्ज़ी से एंटर होंगे एंड वो अपनी मर्ज़ी से उससे लीव भी कर सकते हैं। एंड जो मैरिजेस थे वो रजिस्टर होते थे अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स जो था उसको लीगल बनाया गया। एंड जो वुमेन है अब वो अर्निंग करने के लिए, ऑक्यूपेशन एक्वायर करने के लिए वो ट्रेन कर सकती थी जॉब में, या फिर वो अपने स्मॉल बिजनेस को रन कर सकती थी कोई भी स्किल सीख कर। लेकिन जब रीजन ऑफ टेरर आया उस टाइम पर जो भी नेशनल असेंबली ने जो भी स्टेप्स लिए थे मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, उन सब को बैकअप कर दिया गया, उन सब स्टेप्स को वापस ले लिया गया एंड वापस से जो वुमेन है उनको एक पैसिव स्टेटस में डाल दिया गया। एंड जितने भी प्रोमिनेंट वुमेन थे जिन्होंने अपने क्लब स्टैब्लिश करे थे उनको अरेस्ट किया गया एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ़ वुमेन को एग्जीक्यूट भी किया गया, उनकी हत्या भी करी गई। वुमेन मूवमेंट जो था वोटिंग राइट के लिए वो कंटिन्यू होता रहा अगले 200 साल तक। जो आप आगे जाके देखेंगे कि आपकी जो लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल सफ़्रेज मूवमेंट जब चलता है तब जाकर भी ये जो मूवमेंट है तब भी कैरिड आउट होता है। एंड फाइनली इन 1946 में जाकर वुमेन को राइट टू वोट मिलता है, वो भी सिर्फ फ्रांस में। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बाद में जाकर उनको राइट टू वोट मिलता है। स्लेवरी, स्लेवरी जो है हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस, बहुत ही करप्ट एक एंटिटी है जो कि कोलोनाइजेशन के टाइम पर इस्टेब्लिश हुई थी। एंड सबसे रेवोल्यूशनरी और सोशल रिफॉर्म जो काम जो जैकोबिन रिजिम में हुआ था वो ये हुआ था कि उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। बेसिकली जो आपकी कॉलोनीज़ हैं कैरिबियन में, कैरिबियन आपका साउथ अमेरिका के पास जो है, तो वहाँ पर जो आपकी कॉलोनीज़ हैं जैसे कि मार्टिन क्यू, देन सैन डोमिंगो, आज भी अगर आप देखेंगे तो ये आज भी फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं। इन सब कॉलोनीज़ में जो भी कमोडिटीज़ होती थी जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब का प्रोडक्शन होता था एंड यहाँ से स्लेव लाए भी जाते थे ताकि आपके यूरोप में काम कराया जा सके। क्योंकि यूरोप में इस टाइम पे जब सिटीज़ ग्रो हो रही थी, कैपिटलिज्म हो रहा था, तो लोग ये सारे काम नहीं करना चाहते थे। इस वजह से लेबर की शॉर्टेज हो रही थी। एंड जब यूरोपियंस ने जाकर सी रूट को देखा, उन्होंने जाकर नए नए लैंड पर वो जाके एक्सप्लोर करने लगे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, नेटिव लोगों को एक्सप्लॉइट करा और उनको स्लेव बनाकर यूज़ करा। स्लेव ट्रेड था वो बेसिकली आपका स्लेव ट्रायंगल था जो यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में था। एंड ये स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था जो कि फ्रेंच में 4 सिटीज़ थी प्रॉस्पर हुए। देन थ्रू आउट 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ स्लेव का फ्रांस में, क्योंकि जब लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडिया स्प्रेड हो रहे थे तो स्लेव्स की राइट्स की भी बात करी जा रही थी। एंड नेशनल असेंबली ने बहुत लंबी डिबेट के बाद ये माना कि जो राइट्स हैं, जो राइट ऑफ मेन है, जो फ्रेंच सब्जेक्ट्स को मिलते हैं, जो फ्रेंच में रहने वाली पॉपुलेशन को मिलते हैं, वो फ्रेंच कॉलोनीज़ में भी एक्सटेंड होने चाहिए। कि फ्रांस में जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर जो लोग हैं जो फ्रांस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी ये राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई लॉ पास नहीं करा क्योंकि उन्हें फ़ियर था कि जो अपोजिशन है, कि उन्हें अपोजिशन मिलेगी जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा मिडिल क्लास उस टाइम पे काम कर रहा था, जो ये स्लेव ट्रेड करवा रहा था, जो प्लांटेशन, जिनके प्लांटेशन में स्लेव्स काम कर रहे थे, उनसे उन्हें अपोजिशन मिलेगा। क्योंकि जो इकनॉमी थी, जो अभी भी इनकम थी, वो मोस्टली स्लेव ट्रेड की वजह से चल रही थी। एंड फाइनली जो कन्वेंशन आया, जो जैकोबिन रिजिम आया, उसने आकर स्लेव ट्रेड को 1794 में हटा दिया। लेकिन जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी एंड एक डिक्टेटरशिप आई, नेपोलियन स्टैब्लिश हुआ, नेपोलियन ने वापस से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड फाइनली आपका जो उनको फ्रीडम मिली जाकर आपका 1848 में।
नाउ रेवोल्यूशन एंड एवरीडे। अगर आप देखोगे कि जो आपका रेवोल्यूशन हुआ उससे क्या क्या चेंजेस आए, सिर्फ ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट बदल रही थी या फिर स्लेव जो ट्रेड था वो हो रहा था, साथ साथ आपका पॉलिटिकल भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, लेकिन जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपकी एवरीडे लाइफ है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे जो आपके एवरीडे लाइफ में स्टेब्लिश हो गए थे। सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट आया था 1789 के रेवोल्यूशन के बाद, वो था कि अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जो सेंसरशिप लगाई जाती थी रिटर्न मटेरियल्स के ऊपर, कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर, पुराने रिजिम में, पुराना रिजिम जो है वो बेसिकली 1789 से पहला वाला रिजिम है। तो उस रिजिम में जो भी न्यूज़पेपर के ऊपर, रिटर्न मटेरियल के ऊपर सेंसरशिप लगाई जाती थी, बुक्स के ऊपर, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। एंड एक डिक्लेरेशन जो था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, उसने प्रोक्लेम करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना हमारा 1791 का, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाया गया। एंड साथ ही साथ जो आइडिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, वो भी प्रेजेंट करा गया। जो भी आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, वो सिर्फ आपके रिटर्न मटेरियल में ही स्प्रेड नहीं हो रहे थे। आपके ये आइडियाज़ फेस्टिवल्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, इन सब में स्प्रेड हो रहे थे। इन सब के थ्रू जो आपका कल्चर था, उसके थ्रू लिबर्टी, जस्टिस, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर ने जो आइडियाज़ लिखे थे लेंदी टेक्स्ट में, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए प्लेज में, आपके सॉन्ग्स में, आपकी स्पीचेस में ये सारे आइडिया लोगों तक पहुंचाए जाते थे। एंड द लास्ट कंक्लूजन में हम देखेंगे कि जब नेपोलियन बोनापार्टे आया, जब डायरेक्टरी गिरी, एंड उसके बाद नेपोलियन ने अपने आप को स्टेब्लिश करा एज अ डिक्टेटर, एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस, तो आसपास की नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको कॉन्कर करा। जैसे कि जर्मनी में छोटी छोटी प्रिंसिपलीज थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जर्मनी में, उनको भी नेपोलियन ने एक्वायर करा। एंड उसके बाद उसने बहुत सारी डायनेस्टीज़ को गिराया एंड अपनी फैमिली के किंगडम उसने इस्टेब्लिश करे। एंड नेपोलियन का जो रोल है यूरोप में, वो एक मॉडर्नाइज़र की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसने कुछ प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करा था, कुछ सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल उसने दिए थे, जिसमें से पहला था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आगे जाके कैपिटलिज्म का बेस बनता है, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेपोलियन ने इस्टेब्लिश करा। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइट्स, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। डेसिमल सिस्टम के अंदर आपके वेट्स एंड मेजर्स होते थे जो कि यूनिफॉर्म होते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि छोटे छोटे स्टेट्स डिवाइडेड थे एंड हर स्टेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर अपने वेट्स, अपने मेजर्स होते थे। तो नेपोलियन ने इसको सबको हटाकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम को इस्टेब्लिश करा कि हर जगह एक ही वेट होगा, एक ही मेजर इस्तेमाल किया जाएगा। देन जो नेपोलियन है वो आगे बढ़ता गया और भी उसने नेशंस को एक्वायर करा, लेकिन आखिर में जाकर वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी 1815 में, वो वहाँ पर डिफ़ीट हो गया। एंड उसकी बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, मॉडर्न लॉ के, वो उसकी आर्मी ने आगे भी इस्टेब्लिश करे थे। बेसिकली उस टाइम पे जब नेपोलियन की आर्मी जाती थी तो लोग उसको वेलकम करते थे। रीज़न ये था कि जो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, जर्मनी, यहाँ पर आपके किंग रूल कर रहे थे, तो लोग उनकी जो किंग रूल था ना, उससे पहले से ही परेशान थे। वो चाहते थे कि कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, लेकिन वो इस मोनार्क को उसको रिप्लेस करे। इस वजह से नेपोलियन की आर्मी को एज फ्रीडम लिबरेटर्स एंड उनको एक तरीके से मसीहा की तरह वेलकम किया जाता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस तरीके से फ्रांस एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर एक रिपब्लिक बना, एंड आखिर में कैसे जाके एक डिक्टेटरशिप वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। लेकिन ऑल अबाउट दिस, इसको अगर हम साइड में रख दें तो आपकी जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यही जो आइडियाज़ है वो आगे जाकर इंस्पायर करते हैं और भी जगह पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एंड कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट लोगों को फाइट करने में। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अ लाइक। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड अगर आपने पहले के ज्योग्राफी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में चेकआउट करें। थैंक यू।